फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की कहानी है 7 भाइयों और एक बहन की अनोखी कहानी, जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। शुरू करते हैं। एक राजा के 7 बेटे और एक बेटी थी, जो खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। 7 भाई बहनों में इकलौती छोटी बहन बहुत ही शांत स्वभाव, आज्ञाकारी एवं संस्कारी थी। उनमें सबसे बड़े भाई का विवाह हो चुका था। सातों भाइयों में सबसे छोटा भाई एक आंख से अंधा था। छोटे भाई के दिल में अपनी इकलौती बहन के लिए बहुत ही प्यार और लगाव था। एक दिन बड़े राजकुमार अपनी पत्नी और अपने छोटे भाइयों को साथ लेकर अपने खेतों में काम करने चले गए, क्योंकि उस जमाने में खेती बाड़ी आपसी सहयोग से हुआ करते थे। सभी लोग खेती में काम करने जाने से पहले अपनी छोटी बहन को खाना बनाने का आदेश देकर घर से निकलते हैं। सातों राजकुमार की बहन अकेली घर पर खुशी खुशी सबके लिए खाना बनाने के लिए जंगल से सरोटी साग को तोड़ कर लाती है और बड़े प्यार से सरोटी साग की सब्जी बनाने से पहले बैठी साग को काटने लगती है। इसी दौरान वह अपनी उंगली भी काट बैठती है और रक्त की एक तेज धार निकलने लगती है, जिससे उसका पूरा हाथ खून खून हो जाता है। तब राजकुमारी सोचने लगती है कि अब क्या करूं? अगर घर की दीवार में खून को पोंछूंगी तो भैया लोग देख लेंगे और चिंता करेंगे, और यदि अपने कपड़े से पूछूंगी तो भाभी खून लगा कपड़ा देखकर महावारी न समझ ले, खाना नहीं खाएंगी। राजकुमारी इस डर से सब्जी पकाने वाले छाता साग में सारा खून को पोंछकर खून को बहने से रोकती है। फिर इसी खून लगे साग को सब्जी बनाती है। तब उसके सारे भाई और भाभी अपनी खेतों से लौटते हैं तो छोटी बहन हमेशा की तरह सभी के लिए साफ थाली में खाना, मिट्टी के लोटे में पानी की पीने के लिए देती है, और सभी एक साथ खाना खाते हैं और पके हुए साग को खाकर खाने की जमकर तारीफ भी करते हैं। और वे सब अपनी बहन से पूछते हैं कि बहन, तुम्हारे द्वारा बनाया हुआ यह साग बहुत बार खाए हैं, परंतु आज की बनी सब्जी का स्वाद बहुत ही अद्भुत है। बताओ ना, ऐसा क्या मिलाकर तुमने ये सब स्वादिष्ट सब्जी बनाई है? पहले तो राजकुमारी डर से सहम गई कि कहीं भाइयों को पता ना चल जाए कि मेरे हाथ की उंगली कट गई है। फिर वह थोड़ा सोच कर बोलती है कि कुछ नहीं भैया, जैसा हमेशा की तरह सब्जी बनाती हूँ वैसे ही तो बनाई है। राजकुमारी अगले दिन सातों भाइयों के अनुरोध पर फिर से एक बार वही छाता साग की सब्जी बनाती है, परंतु भाइयों को पिछले दिन के जैसा स्वाद नहीं मिलता। फिर ऐसा ही अनुरोध 3-4 बार हुआ, लेकिन खून लगे स्वाद उनके मन और मस्तिष्क में उतर ही नहीं रहे थे। इसलिए असलियत जानने की जिज्ञासावश सातों भाई और भाभी ने उससे उस दिन के खाना बनाने का तरीका जानने की जिद की। मजबूरन राजकुमारी को सारी घटना बतानी पड़ी। सच्चाई मालूम होने पर पांचवा भाई, जो बहुत ही लालची किस्म का था, उसने बाकी भाइयों से कहा कि बहन का खून इतना स्वादिष्ट लगा तो उसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। यह बोलकर सभी भाइयों के बीच चर्चा होने लगी। सबसे छोटे भाई को छोड़कर बाकी भाइयों ने राजकुमारी को मारकर उसका मांस खाने को राजी हो गए। मांस खाने की सोचकर उन सभी के मुंह से लार टपकने लगी। भाइयों के मन में स्वादिष्ट खाना खाने के लिए वे इतना लालची बन गए कि इसका आभास राजकुमारी को हो गया कि किस प्रकार उसके भाई उनकी मांस खाने की लालसा रखते हैं। एक दिन सातों भाई शिकार खेलने के बहाने राजकुमारी को लेकर घने जंगल में लेकर जाते हैं, जहां पहले से निर्मित 4 केंद के वृक्षों पर बने मचान के नीचे पहुंचते हैं, जिस पर अपनी बहन को यह झूठ बोलकर चढ़ने के लिए बोलते हैं कि इस मचान पर जंगली जानवर तुम पर हमला नहीं कर सकेंगे। इस प्रकार सातों भाई अपनी बहन को मचान पर बैठाकर अपना अपना धनुष लेकर शिकार करने का ढोंग करके चले जाते हैं। तब राजकुमारी को पूरा आभास हो चुका था कि आज उसका आखिरी ही दिन है, लेकिन वह चाहती थी कि उनके भाइयों की इच्छा पूर्ण हो, इसलिए भी वह मचान पर जाकर बैठ जाती है। फिर सभी भाई केंद्र के वृक्ष पर बने मचान से कुछ दूरी पर स्थित टोंगरी पर अपने अपने धनुष बाण के साथ पहुंचते हैं और एक चट्टान पर बारी बारी से अपने बाणों को तेज धार प्रदान करते हैं। टोंगरी के ऊपर सबसे पहले बड़ा भाई अपने तीर को चट्टान में धार करता है और अपनी बहन पर धनुष से निशाना लगाकर तीर छोड़ता है। तभी राजकुमारी पूरी बातों को समझ जाती है कि भाइयों का क्या इरादा है, और अपनी मातृभाषा में गीत को गाने लगती है। बिंदु बिंदु दादा, छाती ताइक ताइक, अर्थात जान से मारना ही है दादा साहब तो तीर को सीधे मेरे छाती में वार करो, इधर उधर तीर क्यों चला रहे हो।
फिर सभी भाई बारी बारी से अपने तीर के धार को तेज करते हैं और राजकुमारी पर निशाना लगाकर तीरों को छोड़ते हैं। छहों भाइयों का निशाना खाली चला जाता है और सातवां भाई, जो सबसे छोटा था, वह तीर चलाने से इनकार कर देता है, क्योंकि उसे अपनी छोटी बहन से बहुत ही प्यार था और धनुष बाण चलाने में सातों राजकुमारों में सबसे निपुण था। राजकुमारी जानती थी कि उनके सातों भाइयों में सबसे छोटा भाई बाकियों की तरह लालची नहीं है। छहों भाई छोटे भाई पर पूरा दबाव डालते हुए आदेश देते हैं कि अगर वह तीर नहीं चलाएगा तो बहन की तरह उसे भी मार देंगे। फिर छोटा राजकुमार उदास मन के साथ तीर को छोड़ देता है और दूसरी दिशा में तीर को छोड़ने की कोशिश करता है। तीर को धीरे से छोड़ता है और राजकुमारी हर बार की तरह इस बार भी वही गीत गाती है। इतने में छोटे भाई का तीर सीधे राजकुमारी के सीने को भेद देता है और राजकुमारी की आत्मा शरीर से अलग हो जाती है। उसकी आत्मा उसी स्थान पर भटकने लगती है। तभी वह देखती है कि उसके शरीर का मांस खाने के लिए उसके भाई कैसे लालच करते हैं और सबसे छोटे राजकुमार को जबरदस्ती मार पीट कर उसके शरीर को काटने का आदेश देते हैं। बहन के मांस को पकाने के लिए बहुत सारी सूखी लकड़ी लाने के लिए छोटे राजकुमार को जंगल भेजा जाता है। छोटा भाई जंगल में खोज कर ढेर सारी लकड़ी जमा करता है और सोचता है कि कैसे इतना सारी लकड़ी को ले जाऊंगा। दादाजी जो रस्सी दिए हैं वो भी 7 टुकड़ों में दिए हैं। उन्हें जोड़ने पर भी यह रस्सी इन लकड़ियों को नहीं बांध पाएगी। देर होने के डर से राजकुमार उदास होकर रोने लगता है और उसकी आंखों से आंसू धरती में गिरने लगते हैं। वह अपनी बहन को याद करके रो ही रहा होता है कि तभी एक नाग देवता वहां आते हैं और पूछते हैं कि क्यों रो रहे हो राजकुमार। वह इधर उधर देखता है किंतु कोई नज़र नहीं आता। फिर राजकुमार को नाग देवता दिखाई देते हैं और राजकुमार नाग देवता को अपनी पूरी आप बीती सुनाते हैं। फिर नाग देवता उसे कहते हैं कि मैं लकड़ी में रस्सी की भांति लिपट जाता हूँ और तुम जैसे ही लकड़ी वहाँ रखोगे तो मैं धीरे से निकल जाऊँगा। राजकुमार ऐसा ही करते हैं। सभी बड़े भाई यह देखकर चकित रह जाते हैं कि कैसे उनका छोटा भाई रस्सी के 60 टुकड़े होने के बावजूद भी जंगल से इतनी सारी लकड़ी लेकर आता है। तत्पश्चात वे लोग अपने छोटे भाई को पानी लाने के लिए एक घड़े में 7 छेद करके भेज देते हैं। छोटा राजकुमार पानी लाने के लिए एक डांडी में जाता है और घड़े में पानी भरता है, परंतु उसमें छेद होने के कारण सारा पानी वहीं गिर जाता है और राजकुमार वहीं बैठकर सोच कर रोने लगता है कि बिना पानी के वापस जाऊंगा तो बड़े भैया मार पीट करेंगे। यह सारी घटना को दाढ़ी के मेंढक, केकड़ा और मछली भी सुन रहे और देख रहे होते हैं। वे तीनों राजकुमारों को रोता देखकर पूछते हैं कि क्यों रो रहे हो। फिर राजकुमार अपनी आप बीती विस्तार से बताते हैं और कहते हैं कि मैं अपनी प्यारी बहन के शरीर का मांस कैसे खा सकता हूँ, नहीं खाऊंगा तो बड़े भैया लोग मारपीट करेंगे। तब मेंढक कहता है कि तुम परेशान मत हो। हम सब मेंढक घड़ा के छेद में चिपक जाते हैं और फिर मछली और केकड़ा बोलते हैं कि तुम हमें लेकर चलो। तुम्हारे भाई जब राजकुमारी के मांस को खाएंगे तब तुम मछली को खाना, जब वे हड्डी को खाएंगे तब तुम केकड़े को खाना। बड़े भाइयों को शक भी नहीं होगा। फिर राजकुमार ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसे केकड़े और मछली ने कहा था। रात को जब राजकुमारी का पका हुआ मांस खाने को परोसा गया तब बड़े भाइयों से छुपाकर वह मांस को दीमक के टिल्हे में डाल देता है और समय बीतने पर वहां बांस का एक बड़ा झुंड उगता है। इस घटना के वर्षों बाद एक भीख मांगने वाला जोगी उसी बांसोदा के पास से गुजर रहा होता है। वह सुंदर सुंदर बांस के बुदा को देखकर सोचता है कि अगर इतने सुंदर बांस से वाद्य यंत्र बनाया जाए तो कितना सुरीला धुन निकलेगा। उसी क्षण बांस से आवाज़ आती है, ना काट काट रे जोगी, ई तो लागे भैया रोपाल बांस। जोगी फिर भी बांस को काटता है। जोगी इसी उद्देश्य से एक मोटा बांस का टुकड़ा काट कर ले जाता है कि इस बांस की आवाज़ कितनी सुंदर है, यदि वाद्य यंत्र बनाएंगे तो कितनी मधुर आवाज़ निकलेगी। और जोगी इस बांस से एक सुंदर वाद्य यंत्र का निर्माण करता है। इस वाद्य यंत्र से इतनी मधुर आवाज़ निकलती है कि जोगी जहाँ जहाँ भी इसे बजाता है इसकी ध्वनि से लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। एक दिन जोगी घूमते घूमते बड़े राजकुमार के घर पहुँचता है और अधिक धन के लालच में जोगी जोर जोर से वाद्य यंत्र बजाना शुरू करता है, परंतु इस बार वाद्य यंत्र का मीठा सुरीला स्वर कर्कश हो जाता है और जब भी जोगी कुछ नया धुन बजाने की कोशिश करता है बार बार एक ही धुन निकलती है। बार बार यही धुन निकलने पर बड़ा राजकुमार मार पीट कर जोगी को अपने घर से भगा देता है।
ऐसे ही घूमते घूमते जोगी हर भाई के घर जाता है, लेकिन हर बार एक ही धुन निकलती है। यह धुन सुन सारे भाई जोगी को डांट डपट कर भगा देते हैं। सबसे अंत में जोगी छोटे राजकुमार के घर पहुंचता है। छोटे भाई के घर के आंगन में प्रवेश करते ही वाद्य यंत्र खुद ही बजने लगता है। बड़ा ही मधुर मीठे स्वर का धुन सुनकर छोटा राजकुमार चंद्राकर मोहित हो जाता है, और यह धुन सुनकर छोटे राजकुमार से रहा नहीं गया और जोगी से पूछा कि वाद्य यंत्र की मुंह मांगी सोने की मोहरें देकर उसे मैं खरीद लेता हूँ। जोगी को अच्छे से मेहमान नवाजी कर अच्छे से विदा कर देता है। धीरे धीरे समय बीतता है और छोटे राजकुमार अपने काम से कुछ दिनों के लिए बाहर चला जाता है। जब वह वापस लौटता है तो देखता है कि उसका कमरा बहुत सुंदर ढंग से सजा हुआ है और घर के सारे बर्तन अच्छे तरीके से रखे हुए हैं। तब छोटा राजकुमार सोचता है कि हमेशा मेरे कमरे की साफ सफाई घर के नौकर करते हैं, लेकिन कभी भी इतना सुंदर सजाया हुआ नहीं होता। फिर राजकुमार अपने नौकरों से पूछताछ करता है कि मेरे कमरे को इतना सुंदर किसने सजाया है। नौकरों के मना करने पर राजकुमार सोचता है शायद कोई भाभी आई होगी और मेरे कमरे को सजा कर चली गई होगी। जब भी राजकुमार घर से बाहर काम के लिए जाता, यही घटना हर बार देखने को मिलती। लगातार होने के कारण राजकुमार के मन में जानने की जिज्ञासा उमड़ने लगी कि आखिर मेरे घर को इतने सुंदर ढंग से कौन सजावट करता है। वह अपने भाइयों तथा भाभियों से भी पूछता है और वे लोग भी सजावट करने की बात से साफ मना कर देते हैं। एक दिन राजकुमार सच्चाई पता करने के लिए किसी काम का बहाना कर बाहर जा रहे होते हैं और यह बोलकर निकल जाते हैं और छुप कर पुनः वापस आकर अपने कमरे में रखे खजूर के गोल मोड़े हुए चटाई के अंदर छुप जाते हैं। कुछ समय इंतज़ार के बाद राजकुमार देखते हैं कि एक खूबसूरत सी लड़की वाद्य यंत्र से निकलकर कमरे के अंदर आती है और सारे कमरे की साफ सफाई कर वापस उसी वाद्य यंत्र में समा जाती है। यह देखकर राजकुमार की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि उस लड़की की शक्ल राजकुमार की छोटी बहन के जैसी ही होती है। राजकुमार अगले दिन फिर से एक बार उसी प्रकार छुप जाते हैं और जैसे ही वह सुंदर लड़की पूरे कमरे की साफ सफाई का काम खत्म कर वापस वाद्य यंत्र में जाने लगती है, तब छोटे राजकुमार उस लड़की का हाथ पकड़ लेते हैं और तुरंत वाद्य यंत्र को जला देते हैं, जिसके बाद वह लड़की हमेशा के लिए मानव रूप में परिवर्तित हो जाती है और दोनों भाई बहन खुशी खुशी अपना जीवन जीते हैं।